और चर्चा में हमारे साथ हैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के संगठन प्रभारी जयप्रकाश जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी। सर, बिहार में सरकार कहती है कि नारी की सशक्तिकरण किया जा रहा है, लेकिन सरकारी आंकड़े यह कह रहे हैं कि 12,000 महिलाएं, उसमें कुछ बच्चे भी वो लापता हो गए, उनका कोई सुराग नहीं है बिहार सरकार के। क्या कहेंगे आप? सर देखिए, ये चीजें जो है आज उजागर हो रही हैं। बाकी ये चीज पिछले लंबे समय से ऐसा हो रहा है। ये कोई नया नहीं है कि औरतें नापता हो रही हैं या बच्चे नापता हो रहे हैं। देखिए, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं। बहुत बच्चे जो आज सरकार बोलती है कि हमारे नहीं, ये सब जो 12,000 है, ये तो किसी न किसी थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट है सर। सर देखिए, जरूरी नहीं है। ये तो 12,000 आंकड़े जो है, जो वो है जो रिपोर्ट है, जो थाने में रिपोर्ट है। बहुत बच्चे ऐसे हैं या महिलाएं ऐसी हैं जिनके परिवार वाले रिपोर्ट नहीं कर पाए, डर के मारे। बहुत लोग हैं ऐसे हमारे समाज में जो डर के मारे थाने तक रिपोर्ट करने नहीं जा पाते हैं, या किसी को बताते नहीं है, शर्म के मारे नहीं बताते हैं। बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि बच्चे घर छोड़ के चले गए होंगे, शर्म के लिहाज से भी नहीं बताते। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये शर्म वाली बात नहीं है। और ये आंकड़े जो है सरकार के पास, वही आंकड़े हैं हमारे पास जो थाने में दर्ज है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि हमारे सरकार के पास जो आंकड़े, सरकार पलायन के आंकड़े देती है कि 70 से 75 लाख बच्चे जो हमारे बिहार से बाहर जाकर के रोजगार कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास किसी ने सरकार आज तक, चाहे पिछले 35 साल 40 साल से जो भी सरकार रही है, चाहे नीतीश बाबू रहे हैं, चाहे लालू जी की सरकार रही है, किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा है इन लोगों से कि कितने बच्चे हमारे जो बाहर रह रहे हैं, वो रोज जो आ रहे हैं कॉफिन में भर कर करके, कितने बच्चे हैं। ये आंकड़े हैं किसी के पास? कोई देगा इन आंकड़ों का जवाब कि कितने बच्चे हैं और क्या व्यवस्था हमारी सरकार ने, अभी तक की सरकार ने। ये सरकार में जो भी लोग हैं, सरकार में चाहे जो भी लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, चाहे पिछले जो भी सरकारें रही है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे महिला सुरक्षा हो या प्लान में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं बिहार, किसी से कोई, गरीब लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं। सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। सबको चाहिए कि भाई हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए। हमारे पलायन कोई आज की समस्या नहीं। पलायन उस समय भी था जिस समय आपकी पार्टी की सरकार थी। पलायन उस समय भी था जब कांग्रेस की सरकार थी। पलायन आज भी है। लेकिन पिछली सरकारों ने, जैसे बिहार की पहली सरकार जो बनी थी आज़ादी के बाद, वो उद्योग धंधे लगाए, पलायन रोकने का प्रयास किया। लेकिन आज की जो सरकार है वो बिहार को डिक्लेयर कर दिया है कि ये मजदूर राज्य है। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, पलायन जो है एक समस्या तो है, लेकिन ये समस्या आज की नहीं। 90 के दशक के बाद धीरे धीरे जो सरकारी आंकड़े हैं जो पेश नहीं किए जाते, लगभग 50 से 57 निगम जो थे बिहार के पास, बिहार राज्य में, लगभग बंद हुए हैं। उससे बेरोजगारी जो बढ़ी है, ये 57 निगम में सबसे बड़ा आप देख लीजिए, चीनी मिले जो 33 सरकारी आंकड़ों में जो 33 चीनी शुरू में 33 चीनी मिले थे, वो जो चीनी मिले बंद हुई है। हमारा बिहार ट्रांसपोर्ट जो सरकारी ट्रांसपोर्ट था, मुझे तो लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतर पोजीशन पे था, बंद हो गया। बरौनी का जो खाद फैक्ट्री था, ये कुछ जूट फैक्ट्रियां जो थी, ये सब बंद हुआ। ये सब बंद होने के बाद ये जो रोजगार की जो कमी आई, उसके कारण जो पलायन शुरू हुआ। तो पलायन एक मुद्दा तो है, लेकिन समझने वाली चीज है कि पलायन हर जगह है। अलग अलग राज्यों में भी आप जाइएगा तो वहां से भी लोग पलायन कर रहे हैं, कहीं विदेश, कहीं दूसरे देशों में जा रहे हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक नियमावली सुनिश्चित कर रखा है कि जो लोग जा रहे हैं उनका पूरा डाटा हमारे पास है। तो क्या बिहार गवर्नमेंट, चाहे पिछली सरकार रही चाहे अभी की सरकार है, क्या उनके लिए ये चीजें सुनिश्चित नहीं कर सकती कि हमारे कितने बच्चे बाहर जा रहे हैं?
क्यों जा रहे हैं? ठीक है, हम आज उद्योग नहीं ला पा रहे, हमारी सरकार उद्योग नहीं ला पा रही, चाहे जो भी कारण रहा हो, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, या आप मान के चलिए कि हम बेहतर सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं उद्योगपतियों को, इस कारण, चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन हम ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे कितने बच्चे जो है बाहर रह रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या रोजगार कर रहे हैं, क्या उनका एजुकेशन है, क्या क्षमता। ठीक है, बच्चे हमारे वहां मजदूरी करने ही जा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मजदूरी करने ही जा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का डिटेल तो हमारे पास होना चाहिए कि हमारे 75 लाख बच्चे हैं, कि 76 लाख बच्चे हैं, कि 1 करोड़ बच्चे हैं जो बिहार से बाहर हैं। इनका डिटेल भी हमारी सरकार नहीं रख पा रही है। कितने बच्चे वापस दुर्घटना हो, जो भी आता है बिहार से, बाहर से जो भी बच्चे आते हैं जिनका पार्थिव शरीर आता है, पूछिए क्या एक्सीडेंट कर गया था, कितनों का डिटेल है सरकार के पास, और कितनों के घर परिवार से जाकर के सरकार का कोई भी नुमाइंदा मिलता है कि आपका बच्चा बाहर खत्म हो गया, आपका परिवार कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या इनकी जरूरत नहीं। पलायन है, पलायन एक बहुत मुश्किल समस्या है बिहार के लिए, लेकिन कोड है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि जब पलायन हो ही रहा है तो उनका डिटेल क्यों एक तरीके से काहे नहीं किया जाए प्लान। उनको अगर आप अदर स्टेट में ही भेज रहे हैं तो एक नियमावली क्यों नहीं बनाई जाए कि कोई कंपनी अगर 50, 100, 200 बच्चों को यहाँ से ले जा रही है तो उनके सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी काहे नहीं हो। कंपनियां जो ले रही हैं सर वो तो अलग है। अब मान लीजिए कि हमें जाना, बिहार में रोजगार नहीं है और अपना उम्र हो गया नौकरी कर मतलब कमाने का, क्योंकि धीरे धीरे घर की लेबिलिटी आपके ऊपर अपने ऊपर आ रहा, तो अगर आप वहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ, तो हमने आपको फ़ोन करा कि जयप्रकाश जी हम आ रहे हैं, हमको भी, अब हम गए, आप वहाँ जिस लायक काम कर रहे हैं उस लायक काम में आप हमें घुसा, लेकिन ये जो निजी तौर पर जो लोग जा रहे हैं उसके आंकड़े तो सरकार के पास वास्तव में नहीं है, लेकिन उस आंकड़े को एकत्रित करने के लिए, संग्रह करने के लिए सरकार फिर कर्मचारी नियुक्त करेगी तब ना सर। देखिए, सरकार रोजगार कैसे बढ़ता है? आज दावा सभी सरकारें कर रही है कि हम 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, या अपने पूरे कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में हम जो भी रोजगार देंगे 2 करोड़ का वादा तो कर रही है ना। तो आप ये बनाएंगे कहां से रोजगार, आप निर्मित कहां से करेंगे? सिर्फ जो 19 लाख पूरे पद हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं, उसको जब कैसे आप क्रिएट कीजिएगा, रोजगार कैसे क्रिएट कीजिएगा? जब बढ़ाइएगा पद तब ना, कोई विभाग बढ़ाइएगा तब ना, तभी ना रोजगार बढ़ेगा। अब तो सर मोदी जी ने कहा है अभी, जब कि पकौड़ा बेचिए वो रोजगार है। नहीं, 5 राज्यों देश से वापस आकर के उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे विभाग हैं उन सबको किसी न किसी बड़े विभाग में मर्ज कर दिया जाए, या छोटे विभागों को समाप्त कर दिया जाए। देखिए, मोदी जी तो कहेंगे ही, अगर बिहार में फैक्ट्रियां लग जाएगी, बच्चों को रोजगार बिहार में मिलने लग जाएगा, तो गुजरात को मजदूर कहां से मिलेगा? तो ये बात तो सर बिहार के सर बिहार के लोगों को, बिहार के जो नेता हैं, सत्ता में हैं, उन्हें भी तो सोचना चाहिए। बिहार के लोग जो सत्ता में हैं, बहुत तेरे तो ऐसे लोग हैं जो सत्ता में हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। क्यों जी जाते हैं क्रिमिनल? वो अब ये तो जनता से पूछिए कि आखिर में वो लोग क्या सोच समझ करके एक क्रिमिनल को अपना प्रतिनिधि चुनती है। ये तो जनता को सोचना पड़ेगा ना। एक क्रिमिनल को आप प्रतिनिधि चुन रहे हैं, वो क्रिमिनल आपके बच्चों के बारे में तो नहीं सोचेगा। आज देख लीजिए, आपके सामने है, कोई राज्यसभा का सांसद बना हुआ है, पत्नी को विधायक बना दिया, बेटा विदेश से पढ़ करके आया, कहीं से किसी भी ना एमएलए ना ही एमएलसी, कहीं से एक निकाय चुनाव भी नहीं कभी लड़ा है, उसको आप मंत्री बना दिए। तो नेता तो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में थोड़ी सोचेंगे। आप भी तो उसी के बारे में सोच रहे हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग, अब देखिए सर अभी मुश्किल से महीना दिन हुआ होगा, नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, उनके बाद जदयू में घमासान हो गया, नीतीश नहीं तो निशांत, नीतीश नहीं तो निशांत। और वहाँ के जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो निशांत के पार्टी में नहीं रहने के पहले से
वो जदयू के लिए काम कर रहे थे। अब वहाँ का जो युवा है वो भी कह रहा है कि ये निशांत कुमार हमारा भविष्य है। तो जब आप हमारे जो कार्यकर्ता हैं किसी दल के वही कह रहे हैं कि राजा का ही बेटा राजा राजकुमार बनेगा, तो फिर आपका चयन कौन करेगा? देखिए, एक मेरे दादा थे तो एक कहावत कहा करते थे कि बेवकूफों की संपत्ति रहेगी तो चल्हाक का बच्चा जो है ना भूखा नहीं मरेगा और नाश्ता करता रहेगा। वही सिचुएशन है पॉलिटिक्स में भी। आज जो लोग अपने ऊपर समझते हैं कि हम काबिल नहीं हैं, तो वो सोचते हैं कि नीतीश बाबू जैसे चलाते रहे, नीतीश बाबू का झंडा लेके हम लोग घूमते रहे और जनता से, जो गरीब जनता है उन्हीं से आज हर जगह आप देख लीजिए, कहीं भी जाइए, किसी भी विभाग में जाइए, आपको एक, यहाँ तक कि बिहार में डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी आपको 2,500 का कमीशन देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। तो वो लोग जो आज घूम रहे हैं झंडा लेकर के, वो यही सब काम करते हैं। तो उनको लगता है कि भाई नीतीश बाबू अब हटे हैं, अब हम एक बार निशांत बाबू का झंडा लेके घूमेंगे, हमारा घर तो चलता ही रहेगा, बाकी उनको गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब आप डेथ सर्टिफिकेट की बात करते हैं, सर कहाँ कहाँ गिनाया गया? हमें एक ये बनाना था चालक प्रमाण पत्र गाड़ी चलाने के। नवादा के गए, नवादा में तो हमसे मांगा 8,000। मैं नहीं बनाया, 8,000 मेरे पास थे नहीं, मैंने नहीं बनवाया। अब सोचिए, अब आपके पास 8,000 रुपया नहीं था, लेकिन वो गरीब बच्चा जो रोज दिहाड़ी के, उसके पेरेंट्स 100 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं, वो कैसे बनाएगा? वो तो बेरोजगार ही रह जाएगा। अगर वो गाड़ी सीख भी लेगा तो गाड़ी तो नहीं चला सकता वो। तो 8,000 रुपया क्या, आज एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 8,000 रुपया सरकारी जो खाते में जाता है, कोष में है 8,000 रुपया लगता है कहीं फीस। 8,000 रुपया कम नहीं होता। वो लोग जो 100 रुपया भी रोज नहीं कमा रहे, उनके लिए तो 8,000 बहुत बड़ा है। लेकिन यही व्यवस्था, 8,000 तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा है। मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए भी है, लेकिन आप, ठीक है आपके लिए भी है, मैं मानता हूँ कि आपके लिए भी है, लेकिन वो बच्चे जो कमा ही नहीं रहे, आप तो चलिए ठीक है कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं, कमा रहे हैं जैसे भी कमा, लेकिन वो बच्चा जो कहीं से नहीं कमा रहा, जिसके पेरेंट्स भी कहीं से, गाँव में क्या रोजगार है आप बताइए? चंद लोगों के पास जमीनें हैं, चंद लोगों के पास जमीनें हैं, वो जो जमीन से उपज कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिटेबल आज का कृषि है, सरकार ने कितना प्रॉफिटेबल बना। आज देख लीजिए, अभी हंगामा हुआ है कहीं पे कि लोगों का प्याज बिक रहा है 2 रुपए केजी और मंडी में बिक रहा है 32 रुपए केजी। ये तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 1 रुपए किलो बिक रहा था। इसलिए किसान लोग सैकड़ों बोरे प्याज में आग लगा दिया। तो अब सोचिए कि महाराष्ट्र में, हालांकि नासिक से प्याज आता है सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में ही होता है, और वहाँ किसान का प्याज बिक रहा है 2 रुपए केजी, 1 रुपए केजी, और मार्केट में 30 रुपए केजी प्याज बिक रहा है। अब बताइए कि इस पे क्या सरकार को स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है? मोदी सरकार ने तो कही ना सर कि हमने किसान की आमदनी कहीं अधिकतर जगह 2 गुनी। ये मेरा बयान नहीं है, उन्होंने, उनके जो शिवराज सिंह चौहान ने, शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा है सदन के पटल पर कि अधिकतर जगह किसानों की आय जो है दुगनी हो गई और कहीं कहीं तो 4 गुनी और 6 गुनी हो गई है, और आप कह रहे हैं कि किसान के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए, मोदी जी के नजर में तो सबसे बड़ा किसान अडानी और अंबानी है। अब उनके लिए कर रहे हैं, वो जितना कर रहे हैं वो उन्हीं को किसान समझ रहे हैं, तो उनके लिए कर रहे हैं। नहीं तो बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। 2-2 हजार रुपया दे देने से किसान का भविष्य तो नहीं सुधर जाएगा। आपदा में किसानों का फसल खराब हो रहा है, कहीं कहीं सूखा हो जाता है, तो कभी कभी बाढ़ आ जाता है। तो ठीक है, बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ का तो चलिए, जो निदान बिहार के सरकार गवर्नमेंट कर रही है बिहार में, वो तो आप देख ही रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो बिहार पीड़ितों के लिए जो फंड आता है, फंड जाता कहाँ है? वो तो उसी फंड के हवाले इसी पूरा सेक्टर में चली जाती। हाँ, चला तो जाता है, लेकिन ठीक है, जहाँ सूखा हो रहा है उसका लिए क्या व्यवस्था किया गया? क्या सूखे अभी आप अडानी की बात की सर, तब मुझे एक बात याद है कि किसी समाचार पत्र में देख रहे थे कि अरबों रुपए का, करोड़ों का नहीं अरबों का कोकीन और ड्रग्स जो है गुजरात में, जो अडानी का पोर्ट है
वहाँ पकड़ाया। जब से ये अडानी को पोर्ट मिला है, बंदरगाह, वहाँ पकड़ाता है। एक बार एयरपोर्ट पर भी पकड़ाया, अभी बंदरगाह पर भी पकड़ाया। तो भारत में ये सूखे नशे का जो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? और अडानी के पोर्ट पर आया तो उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है, कोई छापामारी नहीं होता है। अगर किसी आम आदमी के घर पे एक पैकेट, छोटा वाला पैकेट गांजा, बिहार में लोग गांजा पीते हैं, उसका अगर पकड़ा जाए तो पुलिस जो है बात का बतंगड़ बना देती है। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि अडानी और अंबानी जो हैं ये मोदी जी के रिश्तेदार हैं। अच्छा। अब क्या रिलेशन है, अब तो वही लोग बताएंगे, लेकिन इनको संरक्षण प्राप्त है सरकार से। ये कुछ भी गलती करेंगे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का तो लोन भी माफ हुआ है। किसानों का कहाँ हुआ है माफ? बताइए, कहीं किसानों का अगर हुआ हो। किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, अगर सरकार ने उनका छोटा मोटा लोन भी कहीं माफ किया हो तो बताइए आप। लेकिन उनका लोन तो माफ हुआ है। आज यही जो अर्थव्यवस्था धरातल में जो जा रही है, वो जो लोन इतना माफ किया गया, उसी का आज देन है कि थोड़ा सा पेंडेमिक आया, रसिया और यूक्रेन का लड़ाई हो गया, अमेरिका और ईरान का लड़ाई हो गया और अर्थव्यवस्था हमारी गिरने लग गई। तो ये स्थिति है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उनका। अगर वो कोयला ला रहे हैं कि ड्रग्स ला रहे हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पकड़ा भी जाएगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा, वो तो बचा ही जाएंगे, क्योंकि वो जी रिश्तेदार है ना। तो उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। सर, प्रति व्यक्ति आय के लिए कभी हमारी तुलना ब्रिटेन, जापान, रसिया इनसे होती थी। आज प्रति व्यक्ति आय हमारी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि केनिया, बांग्लादेश, नेपाल भी हमसे आगे हो गया है प्रति व्यक्ति आय। सर, आय का स्रोत क्या है? अगर आप आय का स्रोत देखिए तो रोजगार ही है, या कंपनियां हैं जहां भी उद्योग धंधे लगे हुए हैं, वहां से आ रहा है। हमारे बिहार में है कितने उद्योग धंधे? तो आय का स्रोत बिहार के पूरे देश की आय इतने, सर पहले भी तो यही मूलभूत आय के साधन थे जो आज हैं, लेकिन आज हमसे अफ्रीका का जो केनिया जो देश है वो भी हमसे आगे है प्रति व्यक्ति आय। बांग्लादेश जिसका जन्मदाता भारत, नेपाल जिसका 80% आश्रय जो है भारत पर है, और वो प्रति व्यक्ति आय में हमसे आगे है। सर देखिए, हमारे जो पूंजीपति लोग हैं, हमारी जो व्यवस्था सरकार ने यहाँ बना रखी है, उससे बहुत पूंजीपति तो जाकर के फॉरेन में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो पैसा है अपने देश का, वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट ना तो बाहर से कोई आ रहा है और ना नया इन्वेस्टमेंट यहाँ कोई क्रिएट हो रहा है। अच्छा, दूसरा सबसे जो बड़ा कारण है कि जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, चाहे आप छोटा मोटा धंधा लगाइए चाहे बड़ा धंधा लगाइए, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड कहाँ से आएगा? जब मेरे पास पैसा नहीं है, मान के चलिए, जब मैं किसी चीज को खरीदने की मेरे में क्षमता नहीं है तो मैं कैसे कहीं से खरीदूंगा? तो जब मैं खरीद ही नहीं रहा हूं तो सब कुछ तो इसी में चलना है। और हमारे पूंजीपति जो है वो भाग रहे हैं फॉरेन में, सारा इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो अडानी अंबानी ही विदेशों में कर रहे हैं। उन पे तो मोदी जी कोई रोक लगा नहीं रहे। तो ये सब चीजें हैं, इस कारणवश तो ये चीजें, और अभी आने वाले समय में तो और स्थिति खराब होगी। आने वाले समय में और स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लोगों के पास रोजगार है नहीं, और रोजगार नहीं है तो कहीं से पैसा आना नहीं है। किसान के पास अनाज, जो किसान अपना अनाज 2 रुपए में बेच दे रहा है, लागत तो 2 रुपए नहीं आ रहा है। 2 रुपए लागत भी तो नहीं आ रहा ना किसान का। तो जब किसान का लागत नहीं आ रहा है, वही बिचौलिया पूरा पैसा लेके चल। बिचौलिया कौन है? बिचौलिया आज के दिन में यही लोग हैं, इन्हीं के सारे दलाल जो हैं वो बिचौलिया हैं आज के दिन में। तो किसान का तो फायदा कहीं नहीं है। बिहार में मंडी व्यवस्था भी बंद हो गई है, मंडी भी नहीं है कि किसान जाकर के मंडी में डायरेक्ट अपना वो करेगा, वो तो बिचौलिया को देना पड़ेगा। बिचौलिया सारा फायदा खा रहा है, सरकार का कोई ध्यान नहीं। एक आखिरी सवाल है, बिहार में खेल का विश्वविद्यालय बना, जानते होंगे, अपराधीर में उसका कार्यालय।
अभी सदन के पटल पर खेल मंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरपुर में विश्व स्तर का फुटबॉल ग्राउंड है, लेकिन जब पत्रकार उस बताए हुए स्थान पर गया तो वहाँ फुटबॉल खेलने का क्या, जानवर चराने का व्यवस्था बनी हुई थी उस स्टेडियम। ये तो सिर्फ है। अभी बिहार का एक लड़का समस्तीपुर का वैभव सूर्यवंशी खेल में बिहार का नाम काफी रोशन किया। आप भी देख रहे होंगे वो IPL में काफी छक्के चौके लगा। वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी उसने तोड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि बिहारी आ गए, लेकिन बिहार का लड़का दूसरे राज्यों में जाकर के प्रैक्टिस करता है, दूसरे राज्य में कोच के खोजता है, वहाँ खेलता है और वहाँ से वो आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे बिहार में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसके पहले ईशान किशन था, एक और भी था, फिर औरंगाबाद से भी क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे इंटरनेशनल टीम में चुने गए, लेकिन आज सब के सब बैक हो रहे हैं या उनको जगह नहीं मिल रही है। नए खिलाड़ी जो आगे आने के लिए तत्पर हैं उनके लिए बिहार में कोई जो व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बहुत गर्व की बात है, एक बिहार का बच्चा, वो भी 15 साल का बच्चा इतना बेहतर कर रहा है। हमें सब पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है और शुभकामना भी है सूर्यवंशी को कि इतना बढ़िया लड़का कर रहा है और हर जगह से उसको शाबाशी मिल रही है। और बिहार का जो खेल की व्यवस्था पे आप बोल रहे हैं, आप सिर्फ खेल पे ही मत जाइए, सब क्षेत्र का यही स्थिति है। जो भी सरकार है सिर्फ कागजों पे नियम बनाती है, पैसा अलॉटमेंट होता है, लोग मिल बांट के खा जाते हैं। सरकार में जो भी लोग हैं, चाहे जो भी, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपना दिखता है, उनका घर चल रहा है, बाकी गरीब जनता बढ़िया बेहतर खिलाड़ी। आज सूर्यवंशी जो बच्चा है वहां तक पहुंचा है, बिहार गवर्नमेंट ने कितना मदद किया आप देख लीजिए। चाहे कहीं भी राजगीर का तो स्टेडियम अब बना है, हर जिला में आप छोटे छोटे स्टेडियम बहुत पहले से भी है, ठीक है, बहुत बेहतर कंडीशन में नहीं है, लेकिन है। लेकिन कहाँ, कहीं जाइए ना, आप जाकर देखिएगा, जलकुंभी तो है, वो भी साफ नहीं हो पा रहा बिहार गवर्नमेंट से। जलकुंभी लगा हुआ है कहीं खेल के मैदान में, कहीं के खेल के मैदान में लोग भैंस और गाय चक्का चारागाह बना दिए हैं। लेकिन सरकार, जब तक देखिए जनता जागरूक है, लेकिन दिक्कत यह है कि जनता जिसको सरकार में चुनती है वो आदमी सरकार के चेयर कुर्सी पे बैठ नहीं पाता। वो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके दबाव में वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको पैसा वहां से मिल रहा है, वैसे ही चल रहा है बिहार का गवर्नमेंट। जहां इंडस्ट्रियलिस्टों को अपना बेनिफिट दिखता है वहां ये लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी तो हर जगह यही स्थिति है पूरे बिहार का। अभी आप जयप्रकाश जी को सुन रहे थे, इनका मानना है कि बिहार की स्थिति ये है कि टके सिर खाजा टके सिर भाजा, और यूं कहें तो एक कदम और बढ़ जाए तो अंधे में काना राजा। यहाँ उद्यमियों का चलता है, आम लोग को सजा मिलती है। उद्यमी के ही बल पर सरकारें बनती है, बिगड़ती हैं, और इसका खामियाजा जो है आम लोगों को पलायन करके भुगतना पड़ता है। बच्चे पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य जाते हैं, जहाँ कभी गालियाँ, कभी लाठियाँ, और हद तो तब हो जाती है कि जब हम बिहारी बोलते हैं तो गोलियाँ भी खानी पड़ती है। और बिहार के बड़े नेता यह कहते हैं कि मर गया तो मर गया। हमारी संवेदना हम गरीबों के लिए इतनी कम हो गई है कि जो काबिले तारीफ। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।